एक दिन जब बांसुरी अनाथालय के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही थी, तब उसकी नज़र वैभव के कमरे पर पड़ी जिससे रोशनी आ रही थी। वैसे तो वैभव बांसुरी के सुबह उठने से पहले ही दफ्तर के लिए निकल जाता था और शाम देर से आता था। अगर वैभव दफ्तर गया है तो फिर कमरे में कौन है? ये सवाल बांसुरी के दिमाग में खटका। उसने पढ़ाई को रोका, बच्चों की छुट्टी की और वैभव के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे की सिटकनी अंदर से बंद थी। उसने दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे अलमारी खुलने व बंद होने की ध्वनि आई। लगातार खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुला। बांसुरी ने वैभव का सकपकाया हुआ चेहरा देखा। अरे तुम आज बड़ी जल्दी उठ गई, वैभव ने अपनी आवाज़ को काबू में लाने की कोशिश करते हुए बोला। आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब थी तो मुझे बच्चों को पढ़ाना था, इसलिए जल्दी उठी। तुम क्या कर रहे हो ऐसे चोरों की तरह अपने कमरे में घुसकर? अरे वो आज शर्मा जी ने छुट्टी दे दी, वैभव ने बोला। बांसुरी को पता चल चुका था कि दाल में कुछ काला है। तुम अभी भी झूठ बोलना नहीं सीख पाए हो। ये कहते हुए बांसुरी वैभव को धक्का देकर कमरे में घुस आई। वो तो ऊपर वाला ही जानता है, वैभव ने खुद से कहा। बांसुरी कमरे में घुसी तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। कमरे का सारा सामान उथल पुथल था और एक बड़ा कपड़े का बैग जमीन पर रखा था। बैग को दूर से देखने पर बांसुरी को कुछ कपड़े व किताबें दिखी। वैभव की अभी भी सांस फूल रही थी और उसके दोनों हाथ पीछे थे। ध्यान से देखने पर बांसुरी ने देखा कि उसने अपने हाथों में कुछ दबा रखा है। तुम्हारे हाथों में क्या है? बांसुरी ने पूछा। वैभव ने उस पर ध्यान न दिया और बैग में बाकी सामान डालने में जुट गया। बांसुरी चौंक उठी। उसने वैभव का इतना अजीब रूप आज तक नहीं देखा था। अब वैभव और बांसुरी आमने सामने खड़े थे। तुम फिर से अनाथालय छोड़ने की सोच रहे हो? बांसुरी ने पूछा। वैभव ने अपना मुख झुका लिया। आज तो तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी। इतने दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम किसी वजह से परेशान हो। हर 2-3 दिन छोड़ के तुम्हें यहाँ से जाने का भूत सवार होता है। आखिर क्या बात है? बांसुरी ने एक सांस में पूछा। कुछ नहीं, बस मेरा बनारस ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, अचानक से बांसुरी ने ऊंचे स्वर में कहा। अरे पता नहीं, शर्मा जी कुछ भी करते रहते हैं, बड़े अजीब है। वैभव के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह एक जंग से हार कर आया हो। उत्तर सुनने के बाद भी बांसुरी कमरे के बाहर नहीं जा रही थी। कुछ देर और इंतजार करने के बाद वैभव ने पूछा, तुम्हें और कुछ पूछना है? बांसुरी उस बैग से एक कदम पीछे हटी और उसने पूछा, मेरा पहला सवाल यह है कि तुम अपने हाथों में क्या छुपा रहे हो? तुम्हारे इस सवाल का उत्तर ही सारे सवालों का जवाब दे देगा। बांसुरी को कुछ समझ नहीं आया। वैभव अपने बिस्तर पर बैठा और बांसुरी को भी बैठने की इजाज़त दी। बांसुरी ने देखा कि वैभव के हाथ में इतने वक्त से एक तस्वीर थी जिसको उसने बैठने के बाद उसने अपने पीछे रख दिया था। ये बात 1 वर्ष पुरानी है, जब मैं इलाहाबाद में नौकरी करता था। मैं एक साधारण साड़ी के विक्रेता की दुकान पे सेल्समैन था। हमारी दुकान पूरे इलाहाबाद में प्रसिद्ध थी। एक दिन लखनऊ शहर के एक बहुत नामी नेता हमारी दुकान पर अपनी महिला कर्मचारी को लेकर आए। उनकी कर्मचारी को जब मैंने देखा तब पता नहीं अचानक मेरे मन में कुछ अजीब सा हुआ जिसने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं कुछ मिनट तक उसको देखता ही रह गया। मासूम चेहरा और उन बड़ी बड़ी आंखों में मैं खुद को देखने लगा था। नेता साहब मालिक से कुछ बहुत गंभीर बात कर रहे थे और उनकी कर्मचारी उनके बगल में खड़ी थी। अचानक से मालिक ने मुझे बुलाया। मैं दौड़ते हुए उनके पास गया। वैभव, ये है नेताजी, इन्हें अपनी बहन की शादी के लिए लहंगे देखने हैं और इनको इलाहाबाद दर्शन कराने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। मैंने सोचा कि मालिक से इलाहाबाद दर्शन की तारीख पूछ लूं, पर पता नहीं उस समय कुछ अजीब सी झिझक ने मुझे रोक दिया। तीसरे दिन जब मैं अपनी मोटरसाइकिल से दुकान पहुंचा तब मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग की मारुति दुकान के बाहर खड़ी हुई है। दुकान के अंदर जाने से पहले ही मैंने शीशे से वह 2 आंखें पहचान ली थी। मैं दुकान के अंदर गया और मालिक ने मुझे चाबी थमा दी और नेताजी को ले जाने का आदेश दिया। मैं बाहर गया और नेताजी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी चला रहा था। मेरे बगल वाली जगह पर वो महिला कर्मचारी और पीछे नेताजी बैठे थे। मेरी आंखों में उस पीली साड़ी की चमक आ
रही थी और उस गोरे मुख को देखने को मेरा जी तड़प रहा था, लेकिन पीछे नेताजी को देख मेरी रूह कलप जाती। अचानक नेताजी ने मुझसे पूछा, अभी हम किस तरफ जा रहे हैं? नेताजी की आवाज में बहुत क्रोध था। संगम की तरफ, मैंने धीमे स्वर में उत्तर दिया। उनकी क्रोध भरी ध्वनि सुनकर जो मेरा शरीर कंपा था, उसे देखकर उनकी कर्मचारी के मुख पर हंसी आई, जो मैंने अपनी बाईं आंख के एक कोने से देख ली थी। इससे पहले कि नेताजी कुछ और बोलते, उनके फोन की घंटी बजी। वो फोन पे बात करने में व्यस्त हो गए। उनके साथ एक दिन रह के देख लीजिए, क्रोध की आदत अपने आप पड़ जाएगी। मौके का फायदा उठाते हुए उनकी कर्मचारी ने कहा। इतनी मीठी ध्वनि सुनकर मेरे मुंह से कुछ न निकला, मैं बस हल्का सा हंस दिया। कुछ देर तक हम दोनों ने कुछ नहीं बोला। नेताजी अभी भी फोन पर लगे हुए थे। कुछ मिनट की और शांति और हम संगम पहुंच गए। मैंने नेताजी के लिए तुरंत उतर के दरवाजा खोला। मैं उन्हें ले ही जा रहा था कि मैंने देखा कि उनकी महिला कर्मचारी किसी व्यक्ति से दूर खड़े परेशान स्वर में बात कर रही है। मुझे उनसे बात करनी थी और मेरा निश्चय इतना अटल था कि मैंने तरीका भी निकाल लिया था। मैं नेताजी को लेकर एक नौक के पास चला गया और नौक को पैसे देकर संगम स्नान करने को कहा। कुछ ही देर में नौक उनको लेकर चला गया और मैं उनकी तरफ बढ़ा। वो अकेले तट के किनारे एक खटिया पर बैठी थी। मैं उसके आसपास मधुमक्खी की तरह मंडराने लगा। वो भी मुझे देखने लगी। आप कुछ चिंतित लग रही है। बहुत हिम्मत करके मैंने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कहा और हल्के से खिसक के मुझे अपने पास बैठने का आदेश दिया। मैं पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर अंत में जाके बैठ गया। मैंने उनको देखा तो वह अभी भी गंगा जी को ही निहार रही थी। नेताजी कहाँ है? उन्होंने मुझसे पूछा। वो संगम स्नान करने गए हैं। मैं खत्म भी नहीं कर पाया था कि उन्होंने मेरे हाथों को उठाकर अपने सिर के नीचे रख दिया और रोने लगी। उनके आंसू बारिश की बूंदों की तरह मेरी हथेली को भिगो रहे थे। मेरे दिल की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी थी और मैंने बोला कि आप क्यों रो रही है? अचानक से क्या हो गया? उन्होंने अपना सर मेरी हथेली से हटाया और बोली, अभी मुझे लखनऊ के अस्पताल से फ़ोन आया था कि मेरी माँ बहुत बीमार है और इलाज के लिए जल्द ही 50,000 रुपये की ज़रूरत है। वो इकलौती है जिन्होंने मेरी बचपन से आज तक देखभाल की है। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? नेताजी से मांग लीजिए, मैंने उससे कहा। वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मेरी माँ एक अनाथ आश्रम चलाती है। अधिक फंड न होने के कारण मैंने अनाथ होने का बहाना बनाया था और ये भी कहा था कि मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर नेताजी को दया आई थी और उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया था। अब मैं उनको कैसे कहूँ कि मेरी एक माँ भी है? परेशानियां व दिक्कतें सबके साथ आती है, बस उनका समझदारी से सामना करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। ये सुनकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैं मंद रह गया था उस वक्त। कुछ देर वहां बैठकर मैंने उनको हंसाया। तब तक नेताजी आ गए थे। उनके मुख पर चंदन का टीका और खुशी थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़े और रास्ते में उन्होंने मुझे 20 रुपये की टिप दी। ये देखकर वो हंस रही थी। गाड़ी चलाते वापसी में पूरे वक्त मैं इस भाव में खोया रहा कि क्या उनको भी मुझसे प्यार हो गया है। रात हो चुकी थी और मैं गाड़ी लेकर दुकान के बाहर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि सामने से वो आ रही है अकेले। मैं अपना हुलिया सुधारने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, 3 दिन बाद नेताजी की रैली है यहाँ। ये कहकर वह चली गई। वैभव का गला सूख चुका था। उसने एक घूंट पानी पिया, थोड़ी देर रुका। मैंने किसी तरह से अपने मालिक से, परिवार वालों से, अपनी पूंजी से जमा करे और अंत में उस दिन तक मेरे पास पूरे पैसे इकट्ठा थे। अंत में वो दिन भी आ गया। मेरी उनसे फ़ोन पर भी रोज़ बात होती थी। मुझे अब यकीन था कि उसे भी प्यार है। मैं अपने घर में उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसके साथ सपनों में 7 फेरे तक ले लिए थे। मैं पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुका था। अचानक मेरा फ़ोन बजा और एक व्यक्ति ने बोला, इस नंबर के जो उपभोक्ता है उनका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। मैं बिना जूते के अपनी मोटरसाइकिल से जल्दी से वो पहुंचा तो पता चला कि नेताजी एक्सीडेंट के अकस्मात स्वर्ग सिधार गए और ड्राइवर और उनकी महिला कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि दोनों की हालत गंभीर है। इसी बीच मैंने जैसे तैसे उन 50,000 रुपयों को सही जगह पर पहुंचा दिया।
तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि महिला कर्मचारी बच तो गई है, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई है। उसे कुछ याद नहीं रहेगा, न मैं न वो प्यार भरे लम्हे। बांसुरी अब अपने आप को रोक न सकी और चिल्ला पड़ी, कौन सा प्यार? वो बस तुमसे मदद मांग रही थी और तुमने उसको प्यार समझ लिया। अगर लड़की हाथ पकड़ ले तो इसका मतलब प्यार हो गया। कितनी नीच सोच है तुम्हारी वैभव। वैभव भी अपने आप को न रोक सका और उसके आंसू बहने लगे। उसने रुमाल से अपने आंसू पोंछे। बांसुरी को भी एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। माहौल को ठंडा करने के लिए बांसुरी ने पूछा, ये तस्वीर जो तुम छुपा रहे हो वो उसकी ही है? वैभव ने कहा और वो बिस्तर से उठ गया अपने बैग में बाकी जरूरी सामान रखने। मौके का फायदा उठाते हुए बांसुरी ने वो तस्वीर उठा ली, इससे पहले कि वैभव उसे रोकता। बहुत देर हो चुकी थी। ये तो मेरी तस्वीर है, बांसुरी ने आश्चर्य से कहा। वैभव के आंसुओं ने ही सब बोल दिया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।